हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? बढ़िया। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब तक जो लेक्चर हमने किया है, पिछला लेक्चर मतलब, उसमें हमने 5.1 के 5 क्वेश्चंस को हमने बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से डिटेल्ड सॉल्व किया है। और इंट्रोडक्शन में वैसे हमने बहुत सारी बातें कर भी ली थी, तो क्वेश्चंस आप अपने आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का मतलब आपके पास में 6 से, क्वेश्चन नंबर 6 से बात करते हैं। और अगर आप अपनी एनसीईआरटी किताबों को उठा के देखोगे तो 6 से लेके 12 तक बेटे आपको जो काम करना है वो करना है कि फंक्शन दे दिया गया है, एक फलन दी गई, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, एक फलन दिया गया है और हमें ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर फंक्शन असांतत्य है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है ना। अब कॉन्टिन्यूअस, सांतत्य, डिसकॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूटी, ये सब चीजें हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूं आपने देख ली होंगी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है 6 से लेके 12 तक। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूंगा तो सारे उसी तरीके से होंगे, लेकिन मैं करूंगा सारे। तो आपको जोन से भी प्रश्न के अंदर परेशानी आएगी, सिर्फ वही प्रश्न आप देखने का प्रयास करें। बाकी बेटा आप खुद से थोड़ा सा जो नोट लिखवाए हैं आपको इंट्रोडक्शन के अंदर, उनका इस्तेमाल करते हुए खुद से करें, ठीक है। चलिए अब देखो 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर से आपका सारा का सारा जो है 12 तक की बात हो जाएगी, अगर आप समझदार हैं तो। कैसे? पहले आपको ये देखना है कि देखो हमने अब तक किया क्या है कि एक फंक्शन दिया गया है, एक फलन दिया गया है, और उसे बिंदुओं पर हमने चेक करा है 5 तक कि ये फलन x इज इक्वल टू इस फला बिंदु पर सतत है या नहीं है, ये सब हमने जानकारी ली है। लेकिन अब हमें उल्टा काम करना है, हमें डिसकंटिन्यूअस देखना है, यानी कि जहां पर वो सतत नहीं है, यानी कि जहां पर उस फलन का ग्राफ टूट रहा है। ग्राफ तो नहीं बना के देखेंगे, हमने पहले ही क्लियर कर दी थी बात। ग्राफ से नहीं करेंगे, हम अपनी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से ही बातें करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा बिंदुओं की हमें रेंज देखनी पड़ेगी, मतलब बिंदु कहां से आएंगे। आपको जब भी बिंदु देखने हैं, यानी कि वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इस हिस्से पर नजर डालना जरूरी होता है, इस वाले हिस्से पर। प्रत्येक सवाल में आप इस हिस्से पर नजर डालोगे, और जहां पर आप देख रहे हो एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि एक्स का मान जब 2 से छोटा है या बराबर है तो फलन की जो परिभाषा काम में आएगी मेरे बेटे, वो ये आएगी, है ना। और ध्यान से सुनो कि अगर x का मान, अरे नहीं, दोनों जगह सेम कंडीशन लगा दी है, दूसरे वाले में बड़ा है, यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, बड़ा है। अगर x का मान 2 से बड़ा हो जाता है तो फलन की परिभाषा 2x - 3 जो है काम में आएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं एक छोटी सी समझाने के लिए बात आपको कर लूं कि एक लाइन बना लूं वास्तविक संख्या जहां से x की वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। आपके पास में ये रियल नंबर्स की एक लाइन बना लो, चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि इधर -∞ और इधर की तरफ +∞। सिर्फ ये समझाने के लिए है ताकि आपके आगे क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाए। आप ये जो पॉइंट दिया गया कहीं ना कहीं इसमें ये मान लो x, जैसे x = 2 यहां मान लो, बिल्कुल ठीक बात है, x = 2 यहां मान लो। आप देखो ये फंक्शन क्या कह रहा है, इस x = 2 की लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन बदल जा रही है, यानी कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो जा रही है, 2 से छोटी का मतलब इधर की तरफ, है ना। 2 से छोटी का मतलब इधर की तरफ, है ना। इसका मतलब जब x जो है 2 से छोटा होता है तो मतलब हम इधर की तरफ मूव करते हैं, -∞ की जाते हैं। इस तरफ अगर हम जाते हैं तो फंक्शन काम में आ जाता है हमारा ये वाला, यानी कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो f(x = 2x + 3 है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करो, जब x = 2 से आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे, यानी कि जब आप देखोगे x की वैल्यू 2 से बड़ी हो रही है, इसका मतलब हम +∞ की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस वाले केस के अंदर जो हमारा फलन है उसकी परिभाषा काम में आएगी नीचे वाली, यानी कि 2x - 3। एक सवाल पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, बाकी के सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस जो डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे क्या मुझे क्या क्या बेनिफिट हुआ? अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट हो गया। देखो क्या बेनिफिट हुआ, हम लोग इस
जो ये हमने डायग्राम बनाया या जो भी ग्राफ तो कह नहीं सकते, एक हमने थोड़ा सा रफली एक आइडिया लिया है। इससे क्या हुआ, हमें 3 हिस्से पता चले, x के मान के 3 हिस्से, x के मान के 3 हिस्से। क्या, पहला हिस्सा जब x की वैल्यू इधर से लेंगे, x इज इक्वल टू 2 से इधर की तरफ जब ये वाला लेंगे, तो पहला हिस्सा तो ये है जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा हिस्सा ये है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इधर वाला। और तीसरा हिस्सा ये है जब x की वैल्यू 2 के बराबर होगी। यानी कि हमें 3 केस डिस्कस करने हैं। पहला केस, केस नंबर 1 चाहे आप डाल सकते हो कि जब x का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा होगा, तब हम चेक करेंगे। 2 से छोटा होने पर क्या इधर की तरफ कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये फलन डिसकंटीन्यूअस हो जाए, वो हम लोग चेक करेंगे। और चेक ज्यादा नहीं करना, घबराओ मत, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, बहुत इजीली, बहुत सफाई से, बहुत आराम से बात करके निकल जाएंगे, बहुत बढ़िया से, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, ये तो समझाने की बात है सिर्फ। और दूसरे हिस्से में क्या करेंगे हम लोग, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इस वाले हिस्से के देखेंगे क्या इस हिस्से में कोई पॉइंट हमें ऐसा मिल सकता है क्या जहां ये फलन डिसकंटीन्यूअस हो जाए, असतत हो जाए। और आपको पता है असतत कब होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फलन का मान होता है अगर वो मिसमैच हो रहे हो, वो बराबर ना हो रहे हो, तो वो होता है हमारे पास में डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो इसी तरीके से जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस हम कहीं पे यहाँ पे शुरू करेंगे आगे जा करके, वो ये होगा। पहला तो केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये। देखो दूसरा केस क्या बनेगा, तो सेकंड केस क्या बनेगा, जब हम x की वैल्यू को 2 से छोटी लेंगे। और थर्ड केस पे हम ये लेंगे जब x की वैल्यू हम लोग 2 के बराबर लेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं हमको डिसकंटीन्यूअस पॉइंट मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी के बारे में मतलब पहले हिस्से के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया था, वैसे आप इतने समझदार हो के समझ गए होंगे। इस डायग्राम को भले ही आप नोट कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू तो यही होती है ना, तो बाद में लिखेंगे इसको। तो देखो, तो जब देखो जब x 2 से छोटा है तब हम एक चीज देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना, तब fx का जो वैल्यू है वो कितना है। देखो fx का वैल्यू क्या है, 2x + 3 है, 2x + 3। अरे भाई अब वो नोट जो हमने आपको दिए थे कहाँ रखे हैं वो नोट, यानी कि जो इंट्रोडक्शन में हमने नोट लिखवाए थे वही काम में आएंगे। अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, fx इज इक्वल टू 2x + 3 को ध्यान से देखो, इसका मतलब fx इज इक्वल टू ये तो ax + b टाइप का है। और इसको मैंने कहा था ये तो रैखिक फलन होता है, रैखिक फलन होता है। और x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए रैखिक फलन सतत संतत होते हैं। तो ये नोट हमने लिखवाया था। आई डोंट नो कि ये नोट क्या नंबर था, मैं एक बार देख के आपको बता सकता हूं कि मैंने कब लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था। वैसे ये नोट नंबर 1 में भी है, बहुपद ये आपके पास में, ठीक है ना, बहुपद वाला भी आपके पास में ये नोट इसमें काम में आया, क्योंकि ये एक प्रकार का बहुपद ही होता है ये भी। तो ये नोट हमने कहाँ लिखवाया था, ये कहाँ लिखवाया था, आपको ये नोट लिखवाया था। एक बार देख लूँ बेटा, मैं जल्दबाजी तो नहीं किसी को घर जाने की कहीं नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी। तो ये वाला नोट मैंने कहीं लिखवाया था कि जो रैखिक फलन होते हैं, ठीक है ना, रैखिक फलन जो होते हैं, रैखिक फलन बेसिकली, रैखिक फलन अपने आप में ये बहुपदी तो होता है एक, है ना, बहुपदी तो होता है। और हमने कहा था कि बहुपद जो होते हैं x के सभी मानों के लिए क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सतत होते हैं। तो ये उसी का हिस्सा है। क्योंकि बहुपद क्या होता है, देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद को जो हम लिखते हैं, बहुपद फंक्शन इस रूप का होता है, a0 + a1 x की घात 1 + a2 x की घात 2 + a3 x की घात 3, है ना, इस रूप का होता है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद होंगे an x की घात n टाइप का, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो मेरे बेटे ध्यान दो, अगर इस फंक्शन के अंदर ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, ये बहुपद फलन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन है, बहुपदीय फलन है ये, है ना, ठीक है ना। अब इस बहुपदीय फलन में हमारे पास में अगर मैं एक काम कर लूं कि a0 की वैल्यू तो रख दूं कितनी, 2 रख दूं, है ना, आपके पास में, और
जो a1 है उसकी वैल्यू में दे दूं 3, नहीं ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, आप एक काम करो कि जो a0 है उसको आप मतलब मैं जो आप समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो जाने दो। मैं क्योंकि मेरे मन में जो बातें हैं ना एक्चुअली अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहे आपको बताने के, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। एक मिनट, तब कॉल भी आ गई यार, ये पढ़ा नहीं देंगे बिल्कुल भी। एक मिनट वेट करो बेटा। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रैखिक फलन होते हैं वो बहुपदीय फलन से ही निकलते हैं। किस कंडीशन में निकलेगा? अगर देखो मैं a2 और आपके पास में a3 या a4 जितने भी आगे की तरफ आने वाले ये गुणांक होंगे, ये वाले अप टू an, इन सब की वैल्यू को मैं 0 कह दूं तो क्या होगा? ये वाले सारे पद खत्म हो जाएंगे। तो fx जो फंक्शन बचेगा वो किस रूप का बचेगा? a0 प्लस a1x। तो ये भी तो सेम है, जहां पर a0 की वैल्यू 3 हो गई, अगर आप a0 को 3 कह दो और बेटे a1 को आप 2 कह दो तो जो fx की वैल्यू बनेगी आप देखो ना, वो बन जाएगी 3 प्लस 2x या 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो रैखिक फलन भी एक बहुपद फलन का ही रूप होता है। तो चाहो तो आप इसके अंदर ये नोट लिख दें, चाहो तो आप इसे कहते हैं ये बहुपदीय फलन है। और आपको पता बहुपदीय फलन नोट नंबर 1 हमारा काम में आ जाएगा फिर तो तुरंत, कि बहुपदीय जो फलन होते हैं ना वो x के सभी मानों के लिए सतत होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना। या फिर एक नोट ये भी आप दिमाग में रखें कि रैखिक फलन x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये बात मैं आपको समझाने में शायद अब कामयाब रहा हूँ, थोड़ा सा सोचने मुझे समय लगा है। चलिए देखिए, अब सुनो, अब सुनो, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो fx की वैल्यू 2x प्लस 3 है। लिख देंगे यहां जो एक रैखिक फलन, लिखो आप इसे, क्या लिखो? रैखिक फलन है, फलन है जो एक रैखिक फलन है। हम जानते हैं, एक लाइन मार देंगे इसमें, हम जानते हैं, कलाकारी से बताना सब कुछ, हम जानते हैं कि देखो x के हर एक मान की बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 से छोटा हो, क्या मतलब है, 2 से छोटा कुछ भी हो जाए। तो हम जानते हैं कि रैखिक फलन x के सभी मानों के लिए, x के सभी मानों के लिए, ठीक है ना, मानों के लिए संतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना, होते हैं, ठीक है ना। रैखिक फलन जो होते हैं है ना, ये बात होगी। अतः एक बस लाइन लिख देंगे, अतः x लेस देन 2 के लिए fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 संतत है। अब बात सुनो, क्या कर दिया है हमने यो कर दिया कि x से छोटी वैल्यूज से इधर की तरफ जाओ, आप बढ़ो कितना भी जाओ, इधर सब मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब इधर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल पाएगा जहां ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए, जहां पे ये फंक्शन असांतत्य हो जाए, नहीं है ना। इट मीन्स हमने इस पहले केस की चर्चा कर ली है। अब हम इस दूसरे केस की चर्चा करते हैं। वो वाला नोट मैंने इसको जरा अगर आप नोट करना चाहते हैं, कुछ आपके कुछ आपकी इच्छा वाली बात है तो आप नोट कर लो बेटा, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझेंगे, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। केस नंबर सेकंड केस बनेगा हमारा, ठीक है। और द सेकंड केस क्या बनेगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, इट मींस राइट हैंड साइड की तरफ हम जब बढ़ेंगे। अब तक हमने कोई लिमिट का चक्कर नहीं है, अभी तो हम नोट का काम करते हुए, नोट का इस्तेमाल करते हुए, सब पैसे का इस्तेमाल करते हुए, रिश्वत देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा। देखो तो हमने लिखा कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब fx जो है वो क्या डेफिनेशन शो कर रहा है? देखो 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 आप सीधी सी बात है मेरे भाई, ये भी तो एक रैखिक फलन है, जो एक या ब्रैकेट में लिख दो रैखिक फलन। क्या है? रैखिक फलन, लीनियर फंक्शन है ना, रैखिक फलन है, लीनियर फंक्शन है ना। तो यहां पर हम एक बात लिख देंगे, ठीक है ना, क्या हम जानते हैं
हम जानते हैं कि रैखिक फलन x के सभी मानों के लिए है ना, x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अतः x ग्रेटर देन 2 के लिए fx जो हमारा फंक्शन है 2x - 3 सतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है ना। क्या लिख दो अंग्रेजी में? कॉन्टिन्यूअस है। ओके, मैंने कुछ नहीं करा, जो काम यहां किया था वही रिपीट वहां किया और कोई कलाकारी नहीं करी। अब हम लोगों ने ये हिस्सा देख लिया, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट बचा है x = 2 पर। अब थर्ड केस पर हम देखेंगे जब x = 2 हो, जब x = 2 पर देखेंगे, 2 पर x = 2 पर हमें देखना है कि क्या स्थिति है। लेकिन x = 2 पर हम देख रहे हैं फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x + 3 है। कितनी है? 2x + 3 है। देखो जब 2 है, देखो बराबर का चिन्ह लगाना है यहां। जब फंक्शन की वैल्यू जब x का मान 2 के बराबर है तो फंक्शन 2x + 3 के रूप में काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहां पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखनी पड़ेंगी, अब है ना, देखनी पड़ेंगी। चलिए अब देखो ध्यान से, तो मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट x = 2 पर, है ना, x = 2 पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और जिसको हम लिखते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव fx, ठीक है ना, या फिर इसको हम लिखेंगे कि लिमिट, ये काम हमने एग्जाम्पल्स में और पहले 5 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से किया है, इसको मैंने बहुत डिटेल तरीके से समझाया है। x टेंडिंग यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस, ठीक है ना, सॉरी 2 माइनस जो पॉइंट होता है वो 2 - h। चलिए अब देखो 2 - h, जब फंक्शन की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 2 - h, ठीक है। देखो सॉरी, एक चीज ध्यान दो, इसको अभी बात नहीं करते, इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं कि x = 2 पर, ये थर्ड केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, x = 2 पर मैं चेक कर रहा हूं। तो देखो यहां सुनो मेरी बात, 2 - h, fx, पेट में f के क्या होता है, x होता है, तो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है 2 - h। तो मुझे ये बताओ, 2 में से जब कुछ भी घटेगा, चाहे वो कितना भी कम घटे, तो 2 में से तो कम हो ही जाएगा या नहीं होगा क्या? और 2 में से कम का मतलब 2 से कम, x की वैल्यू 2 से कम, तो फंक्शन कौन सा काम में आ जाएगा, ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, और आपको पता है फंक्शन की वैल्यू क्या काम में आएगी, वो आएगी 2x + 3, है ना। तो अब आप वैल्यू निकालना चाहते हैं 2 - h की, तो इसका मतलब जहां पर भी x है वहां 2 - h भर देंगे, यानी कि 2 × 2 - h + 3, है ना। तो इसको यहां यूज कर लो कि 2 × 2 - h + 3। अब सुनो क्या करोगे, अब क्या करोगे, लिमिट भर दो डायरेक्ट, है ना, भर ही जा सकती है क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, लिमिट निकल आएगी। h की वैल्यू जब 0 भरेंगे तो मेरे बेटे ध्यान से देखो, 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा, देख लो ना, यहाँ पे आप 0 भर दो तो यहाँ 2 बचेगा, 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, और वो होती थी लिमिट कि x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 + h। अब मेरे भाई इस बात सुनो, x = 2 के राइट साइड में फंक्शन कौन सा है, मतलब या फिर ये कहिए, यहां पर देखो ध्यान से 2 + h है, ये x की वैल्यू को शो करता है, x का वैल्यू 2 + h है। अब 2 में कुछ जुड़ रहा है,
बहुत हल्का सा कुछ जुड़ रहा है, क्योंकि एच बहुत ही छोटी, मतलब जीरो के आसपास वाली क्वांटिटी है, लेकिन जीरो नहीं है। कुछ भी जुड़ेगा तो 2 से तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, 2 से तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, अधिक हो जाएगा। तो 2 से अधिक हो जाएगा वैल्यू, तो फंक्शन कौन सा काम में आ जाएगा, ये वाला फंक्शन काम में आ जाएगा। इट मीन्स हम लोग यहां लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस एच, जब इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच एंड प्लस 3 इज इक्वल टू देखो अब h की वैल्यू भरो इसमें, जब 0 भरेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 है, तो 2 दूनी 4 में से 3 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। आप देख लो कि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की राइट और लेफ्ट लिमिट ही वैल्यू ही बराबर नहीं हो रही है, तो फलन कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर होती। साथ ही साथ एक चीज और चेक करते, x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान चेक करते कितना होगा, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, मैंने बताया था, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इस बॉक्स में देखो, कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होती है, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होती है फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, है ना, ये तो हमने बताई थी आपको बात। तो अब देखो राइट और लेफ्ट बराबर होनी चाहिए थी लिमिट, लेकिन ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और बात कर रही है, राइट हैंड लिमिट कुछ और बात कर रही है। तो यहां लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसीलिए x इज इक्वल टू 2 पर फलन डिसकॉन्टिन्यूअस है, आसान तथ्य है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब वही पॉइंट पूछ रहा था कि कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट मिल गया है हमें, केवल एक पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2 हमारा वो पॉइंट है जहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2 है। तो बेटे इस क्वेश्चन को बहुत समय लगा है आपको समझाने में मेरे को, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो ये मुझे तो करना ही है भाई काम, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है पीछे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। चलिए जरा इसको वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है बेटा। चलिए देखो 7th के अंदर क्या बात करनी है, सेम काम करना है, और मैं फंक्शन को बदल दे रहा हूं सिर्फ यहां पर। अब आप ट्राई कर सकते हो, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपके पास में। मैं इसको हटा दूं, पता है डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, हाँ ओके। देखिए 7th क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें कि f(x) एक फंक्शन दिया गया है और उसने कहा है, फंक्शन है कि मोड ऑफ x प्लस 3 फलन का मान होगा यदि x का मान छोटा हो -3 से या बराबर हो -3 से, ठीक है जी। आपके पास में ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा दिया है, ओके कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे इसको भी। और फिर इसकी वैल्यू क्या की है, 2x है, कि यदि x की वैल्यू किस किस के बीच में है, 3 से छोटी है और -3 से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर कहा गया है x प्लस 6x प्लस 2 है यदि x की वैल्यू 3 से बड़ी हो या बराबर हो। तो हमें डिसकंटिन्यूटी के जो है पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे हमने 6 क्वेश्चंस के अंदर किया है बेटा। चलिए अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करी थी, ऐसे ही इसमें कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, इस डेटा को हम एक लाइन पे बनाएं और कहीं पे हम यहां पर कहीं पर हम लोग x इज इक्वल टू 3 एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, ठीक है ना। और इधर का वैल्यू आपको पता है, जब x की वैल्यू, इधर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, जब x की वैल्यू आपके पास में क्या होगा, x की वैल्यू जब छोटी होगी, है ना, किससे, सॉरी इसमें 2 रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ेंगे हमें, 2 पॉइंट, क्योंकि 3 और -3 की बात कर रहा ना ये, ठीक है। देखो तो लाइन बना लेते हैं, है ना, इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी और इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी। इस लाइन को बनाने से हमें थोड़े से केसेस समझ में आ जाते हैं, क्योंकि दो पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं,
एक -3 और एक 3, तो कहीं ना कहीं सपोज कर लो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर है और x इज इक्वल टू -3 यहाँ पर हम कहीं कंसीडर कर लेते हैं। तो अब फंक्शन की वैल्यूज देखते हैं। जब हम लोग x की वैल्यू -3 से छोटी लेते हैं तो फंक्शन काम में आता है, फंक्शन काम में आता है। f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखना है, वो वैल्यू हो जाएगी mod ऑफ x प्लस 3, ठीक है ना। और अब ध्यान दो, जब x की वैल्यू -3 और x के बीच की, मतलब इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं, तो फंक्शन की वैल्यू जो है f(x) जो है वो -2x के बराबर है, ठीक है ना। मतलब इस पूरे जो फंक्शन की जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं इस लाइन पे बना रहा हूं उसको। फिर जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, हम बड़ी की बात कर लेते हैं, यानी कि इधर की तरफ, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, ठीक है ना, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो काम में आ रही है 6x प्लस 2। यहां चाहो लिख भी दो आप लोग, इस तरफ का मतलब है कि जब x की वैल्यू है ना -3 से छोटी है, -3 से छोटी है, ये इधर की तरफ की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पर x जो है यानी कि 3 और उसके बीच की वैल्यू, चलो लिखो ना, चलो समझ जाओगे ना आप लोग, तो समझ गए, समझ में आया नहीं आया जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि देखो कि जब x का मान 3 से छोटा तो फंक्शन ये काम में आ रहा, ऊपर से मैंने यहां लिख दिया। फिर जब -3 और 3 के बीच का है तो फंक्शन ये काम में आ रहा, और जब 3 से बड़ा तो फंक्शन ये काम में आ रहा। तो केस कितने बने हमारे पास, देखो केस कितने बने। सबसे पहली बात, एक तो बना ये इधर वाला हिस्सा, जब x की वैल्यू -3 से, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है, पहला केस तो बन जाएगा ये वाला, दिस इज नंबर 1। इस पर हम चेक करेंगे, इस पर हम देखेंगे कहीं इस तरफ कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। दूसरा केस हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जब x की वैल्यू है ना, जब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच की है, यानी कि ये वाला हिस्सा, और यहां पर हम दूसरा केस डिस्कस कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इस वाले केस को हम थर्ड केस कैसे, तीसरा केस हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। और चौथा केस बनेगा जब हम x की वैल्यू को, इस वाली बात, जब x की वैल्यू, चौथा केस बन जाएगा जब x इज इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे, और x इज इक्वल टू 3 पर जब चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पांचवा केस। 5 हिस्से हैं। अब अगर सर जी बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर देखो, पहले केस की बात करते हैं, आराम से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले केस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं फर्स्ट केस। जब x का जो मान है वो -3 से छोटा है, तब आप देख पा रहे हैं कि f(x) जो है वो mod ऑफ x प्लस 3 ये फंक्शन का वैल्यू होगा। अब आप मुझे बताओ, इस पे चेक थोड़ा ही करना है, सीधी सी बात है, मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि mod ऑफ x है ना, देखो यहां पे थोड़ा देखें कि ये तो कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये होता है मापांक फलन। कौन सा होता है, मापांक फलन। नोट करो, नोट लिखवाया था मैंने मापांक फलन का। और मापांक फलन हर जगह x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो ये f(x) इज इक्वल टू, ये तो हो गया हमारे पास में। अब 3 जो है, ये 3, ये क्या हो गया, 3 क्या होता है, ये अचर फलन होता है। क्या होता है, अचर फलन, ठीक है ना। मापांक फलन भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है और अचर फलन भी x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ करके जो फलन मिलेगा, है ना, तो फलनों के बीजगणित से, है ना, हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, फलनों का बीजगणित पढ़ाया था ना, फलनों का बीजगणित इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना। आपके पास में ये कहा था कि अगर हमारे पास में फंक्शन f हो जो कि सतत हो, है ना, कॉन्टिन्यूअस हो, ए फंक्शन g हो जो कि कॉन्टिन्यूअस हो, ये भी सतत है, ये भी सतत है ना, तो अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं, f प्लस g करता हूं, तो ये भी सतत हो जाएगा, ये भी सतत हो जाएगा। तो मेरे बेटे ध्यान से देखो, मापांक फलन, अगर हम बात करें, नोट नंबर कौन सा नोट है, ये नोट कौन सा है बेटा, हम अगर पीछे की तरफ जाएं, नोट नंबर हमने लिखवाया था आपको मापांक फलन वाला, बेटे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट नंबर 2। ये नोट नंबर 2 के अकॉर्डिंग सतत फलन होता है। तो यहां लिख सकते हैं ये मापांक फलन है जो x के सभी मानों के लिए, सभी
मानों के लिए सतत है, संतत है। और ये क्या है, अचर फलन है। जो लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो नहीं। जो x के सभी मानों के लिए सतत है, ये भी सतत है। तो यहां लिखेंगे सतत फलनों के बीजगणित से, संतत फलनों के बीजगणित से मोड ऑफ x प्लस 3, यानी कि जो fx आपके पास में आ गया है ना, एक है ना आपके पास में fx इजिकल टू, या फिर ये खाली लिखें आप लोग, कैसे लिखें इसको, मैं ऊपर लिख रहा हूं उधर की तरफ, ये यही लिख दो क्योंकि मुझे बहुत काम करना है अभी बाकी, कि मोड ऑफ x प्लस 3 भी एक संतत फलन है। ठीक है जी। ये बात जो लिखी है मैंने बहुत सारा, ये जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा नीचे जो भी है, हाँ ओके। तो जो ये मैंने चीजें लिखी हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के अंदर लिख करके अगर आप खोल करके पूरी चीज दिखा दोगे तो आपके भी कंसेप्ट जो है, आपकी भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और टीचर भी समझ जाएगा कि बच्चा बहुत गहरा है, हल्का नहीं है, उसको बहुत अच्छे से चीजें आती हैं। तो मतलब मैंने एक केस डिस्कस कर लिया, ये वाला केस डिस्कस कर लिया जो मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से सुनो, अब हम चलते हैं केस नंबर सेकंड की तरफ, है ना। जो पॉइंट वाले केस हो ना बाद में डिस्कस करते हैं। देखो ये जहां x इजिकल टू -3, x इजिकल टू 3 को बाद में करते हैं, 4-5 बना करके, पहले इस पे 2 पे आ जाओगा। 2 का मतलब कि जब x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा हो, यानी कि 3 और -3 और 3 के बीच का हो, तब आप देखें कि fx जो है वो किसके बराबर है, -2x। और -2x तो रैखिक फलन है, रैखिक फलन कह लो या बहुपद फलन कह लो, है ना, इसे लिख दो बहुपदीय फलन, बहुपदीय कह दो आप, बहुपदीय फलन। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुपदीय फलन हो गया। और जो कि हम जानते हैं, यहां एक लाइन लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुपदीय फलन, चाहे रैखिक फलन इस्तेमाल कर सकते हो, बहुपदीय फलन x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस है। बिल्कुल ठीक है नहीं, या होता है, आप जो भी लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारा केस सेकंड भी, इसका मतलब अतः हम ये बात लिख सकते हैं कि जब x जो है वो -3 और 3 के बीच में है ना, जब x जो है वो -3 और 3 के बीच में है, ठीक है ना, तब fx जो वैल्यू है यानी कि -2x संतत होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है भाई आपके पास, तो ये चीज हमने लिख दी। तो केस हो गया हमारा सेकंड भी डिस्कस। अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड वाला क्या था, जब x का मान ठीक है ना, तीसरे केस में ऐसे नंबर ऐसा ना डालो, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल रखा ना ऐसे। तो सेकंड केस हो गया और थर्ड केस हो गया कि जब x का मान हमारे पास में 3 से बड़ा है। तो जब 3 से बड़ा है तब आप क्या देख पा रहे हैं कि fx जो है वो फंक्शन कौन सा काम में आ रहा है, 6x प्लस 2, ठीक है ना। तो 6x प्लस 2 है, 3 है, क्वेश्चन में देख लो आप एक बार, और 2, 6x प्लस 2। और ये भी क्या है, इसको भी आप रैखिक कह लो या बहुपदीय कह लो, बहुपदीय फलन है। और इसके लिए भी आप क्या करोगे बेटे, ये वाली लाइन को कॉपी मारेंगे यहां से, जैसे आप फोन में करते हो अपने, नहीं इसको नहीं, नीचे वाली को, नीचे वाली में बदल जाएगी, ये वाली लाइन जो ऊपर वाली है ना, इसको आप कॉपी मारोगे, यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे और फिर लिख दोगे x इजिकल टू, सॉरी x का मान जब 3 से बढ़ा तो फंक्शन जो है बहुपदीय फलन है और ये सतत होता है। समझ में आया कैसे लिखना है, ये लिख के दिखाऊं पूरा, समझ गए ना क्या करना है, ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तब
एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है 6x + 2 संतत फलन है, संतत होता। तीन केस। नंबर 4 पे आ जाओ। अब देखेंगे हमें पॉइंट्स जो मिलेंगे। अब देखो ध्यान से। अब हम सबसे पहले देखते हैं 4 नंबर x = 3 पर। x = 3 पर ये मैंने रफली बना रखा है, आप लोग कभी इसको फेयर करें, ये समझाने के लिए सब चीजें हैं सिर्फ, लेकिन ये अच्छी चीज है, आपको सब बनाना चाहिए। तो हम लोग अगर ध्यान दें, थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में हम लोग देखेंगे कि जब x की वैल्यू -3 है, यानी कि इस वाले पे बात करेंगे। और पॉइंट में जब बात करते हैं तो फिर इसका मतलब हम लोग बात करेंगे सीधी सीधी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं और वो होगी कि लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव fx, है ना, जिसको हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of -3 एंड -h, दिस विल इक्वल टू। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन काम में आएगी। ये देखो -3 में से -h जो है घट रहा है, इसका मतलब -3 से और छोटा हो जाएगा। भाई -3 में से कुछ घटाओगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब जो है कि -3 से छोटी वैल्यूज कहाँ कहाँ आती है, फंक्शन काम में आएगा ये वाला, ऊपर वाला, मतलब ये वाला, है ना। इसका मतलब फंक्शन काम में आएगा ये वाला। कौन सा फंक्शन काम में आएगा, f(x) = mod of x + 3। जब हम निकालेंगे वैल्यू -3 - h की, इसका मतलब आ जाएगा -3 - h + 3, ऐसे लिखा जाएगा। इसको यहाँ पेस्ट कर दो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 mod of -3 - h एंड +3। सीधी सीधी बात करो, h की वैल्यू भरो, ये 0 हो जाएगा, और मोड क्या करता है, माइनस को प्लस कर देता, तो 3 और 3 हो जाएगा 6, 3 और 3 हो जाएगा 6। तो ये आपका आ जाएगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ में आया कैसे करा मैंने। यहाँ जब 0 भरोगे तो -3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि s तो 0 हो गया, तो ये 3 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये मोड क्या करता है, प्लस कर देगा इसको। चलिए अब इसी पॉइंट में हम इसकी राइट हैंड लिमिट पे बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट यहां से शुरू कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, है ना, fx, जिसको हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f of -3 + h, है ना। राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन आपने देखी होंगी, जब मैंने लेक्चर आपको पहला वाला कराया था, ये ऐसे कैसे होता है वो सब मैंने डिटेल से आपको बताया था। देखो तो क्या होगा, -3 में कुछ जुड़ रहा है, तो -3 से क्या होगा, -3 में कुछ जुड़ रहा है, तो हम किस तरफ जाएंगे, ठीक है ना। आपके पास में हम लोग बात करेंगे फंक्शन हमारा कौन सा काम में आएगा, जब -3 में हम कुछ जोड़ेंगे। जैसे -3 में हमने मान के चलो 1 जोड़ ली, 1 मिनट भैया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जब -3 में कुछ जोड़ेंगे ना बेटा, तो -3 में जब कुछ जोड़ते हैं तो -3 किसी में कुछ जोड़ेंगे तो वो तो बढ़ ही जाएगा ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी, और -3 से बड़ी कहाँ होती है x की वैल्यू, इन केसेस के अंदर देखो ध्यान से, इन केसेस के अंदर देखो ध्यान से। ये तो x की वैल्यू जो -3 से छोटी है तब की बात है, ये x की वैल्यू जो -3 के बराबर तब की बात है। ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होती है ना। अब इतनी बड़ी नहीं होती कि वो इस तरफ चली जाए, क्योंकि h की वैल्यू 0 से बहुत छोटी है, बिल्कुल 0 के आसपास की है। ऐसा नहीं है कि आप -3 में जोड़ दोगे 4 और कहोगे गुरुजी, मान के चलो आपने जोड़ दिया 8, कहोगे सर जी 5 तो इधर आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू जब 3 से बड़ी होगी 5 आ जाएगी, तो इसका मतलब फंक्शन ये काम में आना चाहिए, है ना। नहीं, यहाँ पे जो संख्या जुड़ेगी वो 0.0000000 समथिंग 1 करके इतनी छोटी क्वांटिटी है, तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत हल्का सा फर्क आएगा। मतलब फंक्शन जो है क्या होगा कि x = -3 अगर यहां पर है तो इसमें कुछ जुड़ेगा तो हल्का सा फर्क आएगा, तो हल्का सा इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन काम में आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन काम में आ जाएगा ये वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पर कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 ऑफ माइनस, है ना, माइनस का 2 ऑफ
माइनस का 2 ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर ये वाली -2 -3 प्लस एच। एक काम करो एच की वैल्यू 0 करो तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। अरे वाह, ठीक है ना। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट और राइट लिमिट तो बराबर आ गई है। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, है ना। फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे जब x की वैल्यू -3 के बराबर है। अब x की वैल्यू -3 के बराबर कहां है, आप आ जाओ, यहां पर है। देखो बराबर का चिन्ह लगाया ना, ऊपर देखो ना बेटा, देखो ना, जब x की वैल्यू -3 के बराबर है तो फंक्शन ये काम में आएगा ना, ठीक है। यानी कि f -3, इसका मतलब है कि मोड ऑफ -3 एंड +3, अरे 3 + 3 ये भी 6 आ गया। इसका मतलब हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर है और फंक्शन वैल्यू -3 पे ये भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं x = -3 पर फलन क्या है, संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। अभी भी हमें पॉइंट नहीं मिला है डिसकंटिन्यूटी का, अभी भी हमें पॉइंट नहीं मिला है डिसकंटिन्यूटी का। तो हम लोग, ठीक है ना, हम लोग अब हमारे पास लास्ट केस बचता है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया ना, हमने कहाँ पे चेक कर लिया, ये वाला पहला केस हमने चेक कर लिया था, ये वाला हमने दूसरा केस चेक कर लिया था, और ये वाला हमने तीसरा केस चेक कर लिया था, ये वाला हमने चौथा केस चेक करा है। अब हम x = 3 पर पांचवा केस चेक करेंगे। क्या इस पे ये पॉइंट बनेगा जो आंसर होगा हमारा? फटाफट इसको नोट करो, मैं इस वाले पोर्शन को रफ करता हूँ फिर, ठीक है। चलिए देखिए, या एक काम कर लूँ मैं, नहीं भाई शुरू से ही करूंगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके। केस नंबर 5, बहुत सरलता से कुछ टीचर्स निकल जाएंगे इस बात को समझा करके, लेकिन भाई डिटेल्ड पता होना चाहिए आपको कि जब x = हम लोग बात करते हैं, जब x = बात करते हैं किस पर, 3 पर, तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx पॉजिटिव fx नेगेटिव fx, है ना। आपको पता है ना ये तो कैसे करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है। और उसको लिखेंगे कि लिमिट, यहाँ पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ 3 - h, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ी जगह आप तो मिल ही जाएगी, मैं थोड़ा नीचे लिख लूंगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये देखो 3 - h, 3 - h, 3 में से कुछ घट रहा है, 3 में से कुछ घटेगा तो 3 में से तो कम ही हो जाएगा ना, और 3 से छोटा, x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ पर, कौन सा फंक्शन काम में आएगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होती है, ये वाला फंक्शन काम में। देखो x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी का मतलब, ये 3 से छोटी का मतलब मैं अब ये खिचड़ी सब मिटा रहा हूँ, ये खिचड़ी सब मिटा रहा हूँ, और आपको मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ ध्यान से, कि यहाँ पे क्या था कि x की वैल्यू -3 थी, यहाँ x की वैल्यू 3 थी। जब x में से कुछ घटेगा, सॉरी 3 में से कुछ घटेगा, क्योंकि x = 3 है, जब 3 में से कुछ घटेगा तो हम लोग इस तरफ आ जाएंगे, है ना, इस तरफ आ जाएंगे, और इस तरफ फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, -2x, तो लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, -2, x की जगह आ जाएगा 3 - h, और यहाँ पे जब आप h की वैल्यू 0 भरोगे तो -6 आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बन जाएगी। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, उधर लिखेंगे, तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना। कह रहे सर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है। अगर आप, मुझे जो समय लग रहा है ना आपको समझाने में लग रहा है बेटा, नहीं तो ये 5-5 मिनट में सवाल होता है, बहुत आराम से, प्यार से, सिस्टम से, बहुत आराम से। तो राइट हैंड लिमिट = लिमिट x टेंडिंग टू 3 पे चेक करें तो 3 लिखेंगे, 3 पॉजिटिव fx, इसका मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 3 + h, 3 + h। अब ध्यान दो, 3 + h का मतलब x = 3 वाली बात यहां पर है, 3 में कुछ जुड़ेगा तो कहां चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे, इसका मतलब फंक्शन काम में आएगा ये वाला। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 6 3 + h एंड +2, इसको सॉल्व कर लो, h की वैल्यू 0 भर लो, 36 18 और 2 20, ये हो गया खिचड़ी। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी -6 निकल रही थी, यहां पर राइट हैंड लिमिट निकल गई 20, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख देंगे अतः
x इज इक्वल टू 3 पर एफ एक्स असांतत्य है, असतत है, असंतत है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। बस यही हमारा आंसर बनेगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर ही फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। चाहे आप चेक कर लें आपके आंसर सीट में पीछे, है ना, आप आराम से देख पाएंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है मेरे बेटे, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज में थोड़ा आंसर सीट में देख लें, पीछे जा करके आप स्किप कर लो थोड़ा सा, 10 सेकंड वाला आता है ना, टुक टुक कर लो, तब तक मैं आंसर देख लूँ उसका एक बार। 5.1 है ना, 5.1, ठीक है। 5.1 कहाँ गई भाई? 5.1 का 7वां, एक्स इक्वल टू 3 पर, देखो हमने इतने केस डिस्कस करे, एक्स इक्वल टू 3 पर ये हमें मिला है डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जरा इसको रफ करा लो, टिक टिक कर लो, टिक टिक मतलब 10-10 सेकंड वाला वो दबा लो ताकि आप आगे चले जाएं, मेरे बोर्ड साफ करने को ना देख पाए, ठीक है ना। फास्ट फॉरवर्ड, वैसे ही बच्चे बहुत तेज स्पीड में लेक्चर देखते हैं। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन भी ऐसे ही आप लिख सकते हो, बहुत आसान है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगी यदि, ठीक है ना, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये 0 होगा यदि एक्स इज इक्वल टू 0। देखो अब इसमें केसेस कैसे देखेंगे, कहाँ कहाँ देखना है, 2 ही केस हैं हमारे पास, इसमें तो बहुत सीधी सीधी बात हो रखी है भाई। अगर ये बड़े छोटे वाला सिस्टम हो ना तब तो केस बनते हैं ज्यादा, लेकिन अगर देखो इस जगह एक्स इक्वल टू 0 है और जब एक्स 0 नहीं है, मतलब अगर आप ध्यान दो तो अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, बाकी इसके लेफ्ट में जाए तब भी मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ही है, राइट में जाए तब भी इसकी मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स ही है। तो इसमें 2 ही केस बनेंगे, और वो केस क्या बनेंगे, उस केस को ऐसे लिख लो। सबसे पहले आप चेक कर लो नंबर 1 कि यदि x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो तब फंक्शन कौन सा काम में आता है, फंक्शन काम में आता है मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। चेक कर लो, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन काम में आ रहा है ये। अब देखो इसको, देखो ध्यान से, अब यहां ध्यान से देखो, चूंकि मोड ऑफ एक्स ये कैसा फंक्शन है, एक मापांक फलन, जो कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन है, ठीक है ना, मापांक फलन है। या फिर इसको ऐसे लिखें, यहां पे लिख देंगे मापांक फलन x के सभी मानों पर, सभी मानों के लिए सतत होता है, ठीक है, ओके। इसीलिए है ना, मोड ऑफ एक्स एक संतत फलन है। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं, ध्यान से देखो, अब इसके नीचे वाले हिस्से में जाओ। अब x जो है, x एक बहुपदीय फलन भी है, रैखिक फलन कह लो उसको, है ना। कैसा है, एक, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं, तत्समक फलन भी कहते हैं इसको। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जो x है, इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसका एक नाम हो सकता है तत्समक फलन, तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन, याद रखनी है बातें। इसका दूसरा नाम हो सकता है रैखिक फलन भी है, ये कैसा फलन है, रैखिक फलन भी है। और इसका तीसरा नाम हो सकता है, ये बहुपदीय फलन का भी हिस्सा है, बहुपदीय फलन का भी हिस्सा है। तो इनमें से कोई भी यूज कर लो, और तीनों फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं एक्स के हर एक मान के लिए, तो जो मन चाहे वो इस्तेमाल कर लो। तो मैं कह रहा हूं कि चल नई चीज इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपके पास में एक्स एक तत्समक फलन है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी, है ना। मतलब आप चाहो तो वो लिख सकते हैं दूसरे वाला भी, आइडेंटिटी फलन है, ठीक है नहीं।
इसीलिए चूंकि लिखा था यहां पे, इसीलिए x एक, अच्छा आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होता है जो x के सभी मानों के लिए संतत होता है, ठीक है जी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अतः इसीलिए हम लोग लिखेंगे x एक संतत फलन है। अब सुनो, संतत फलनों के बीजगणित में हमने पढ़ा था कि अगर f एक सतत फलन है, g भी एक सतत फलन है, तो f बटा g जो होता है वो भी एक सतत फलन होता है। हमने पढ़ा था कि उनको भाग कर दें तो भी एक जो फलन निकल के आएगा वो भी एक सतत फलन होगा। जो पढ़ा था हमने, किसमें पढ़ा था हमने, ये सतत फलनों का बीजगणित, इंट्रोडक्शन नंबर 3, ठीक है। तो लिख देंगे सतत फलनों के बीजगणित से मॉड ऑफ x अपॉन x जो होगा एक सतत फलन होगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, पहले केस की बात हो गई, हमने दिखा दिया कि मोड ऑफ x अपॉन x जो है ये सतत होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x नॉट इक्वल्स टू 0 पर fx सतत होगा, सतत होता है, या सतत होता है नहीं है, सतत है नहीं, कॉन्टिन्यूअस है। तो केस फर्स्ट हमने डिस्कस कर दिया, इस तरीके से करना। बची सिर्फ एक बात कि x इज इक्वल टू 0 पर हम देखते हैं। अब किस पे देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको उठा लेना भाई, ठीक है ना, आपके पास में। तो चलिए देखो, केस सेकंड क्या कहता है कि x इज जब 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 हम बात करेंगे x इज इक्वल टू 0 और देखो डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें जो पॉइंट नहीं देना होता, सारे केस डिस्कस करने पड़ते हैं फिर, और इसलिए केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड में x इज इक्वल टू 0 पर जब हम निकालें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और लिमिट आ जाएगी, ठीक है ना, आपके पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx, ठीक है ना, आपके पास में। तो इसको हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब इसको देखो, 0 माइनस h का मतलब, चाहो तो आप उससे भी देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 की तरह इधर भी ये फंक्शन काम में आता है, इधर भी डेफिनेशन ये रहती है, दोनों तरफ डेफिनेशन सेम रहती है इसकी, है ना, आपके पास में। तो चलो देखो, लेकिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फंक्शन आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h बटे h। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ऐसे ये लिमिट नहीं निकलेगी, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। कभी यहाँ पे 0 बटा 0 करके डांस करना लगो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ध्यान से देखना है मैं करूँगा क्या। ये 0 माइनस एच का मतलब माइनस हट जाएगा तो h अपॉन h आ जाएगा ये, और ये कट जाएगा एच से एच, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जिसके लिए काम कर रहे थे वही नहीं, h ही नहीं है, तो लिमिट रख के फायदा क्या, तो वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, तो इसकी राइट हैंड लिमिट निकालिए मेरे बेटे, एंड राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं, fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, एंड 0 प्लस h आ जाएगा। और जब 0 प्लस आ जाएगा मतलब सीधी सी बात है 0 के बराबर नहीं रहेगी, इसका मतलब फंक्शन यही काम में आएगा, आपके पास में आ जाएगा लिमिट देखो मैंने क्या मिस्टेक किया यहाँ पे, ये नीचे आ जाएगा 0 माइनस एच, क्योंकि x की जगह भर रहे हैं ना, तो जब 0 माइनस एच तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस आएगी, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, मोड ऑफ x अपॉन x कर रहे हैं ना, तो जब इसमें भरेंगे तो 0 माइनस एच ऊपर रखेंगे तो x की वैल्यू नीचे भी तो 0 माइनस एच ही आएगी, ठीक है ना। चलिए
अब इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एंड मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। सॉल्व कर लेना, इसको 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में बड़ा अंतर है, ये -1 है, ये 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, अतः लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स सतत नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। मेरे बेटे समझ में आई बात? चलिए इसको जरा फटाफट नोट करो, ठीक है ना, फटाफट फटाफट बहुत तेजी से नोट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है ना। 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं अब तक, वो 1 घंटे का लेक्चर। देखो 9th क्वेश्चन भी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, इसको नोट करो फटाफट। चलिए 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 9 इज एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि दिया गया है एंड एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इसकी वैल्यू है। यदि एक्स जो है 0 से छोटा हो जाए, इसकी वैल्यू -1 होती है कि यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर हो जाए। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखना है कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, तो केसेस बनेंगे। लाइन बनाओ, देखो क्या करना है, इधर -इन्फिनिटी है, इधर की तरफ कहीं ना कहीं +इन्फिनिटी है ना। बीच में हम 0 रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे हम लोग, देखो 0 है तो कहीं इसमें x इज इक्वल टू 0 दिखा देंगे, मान के चलो यहाँ x इज इक्वल टू 0 है। अब ध्यान से सुनना, x इज इक्वल टू 0 से जब छोटी वैल्यू है, देखो 0 से छोटी है तो फंक्शन काम में आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, ठीक है। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है सीधी सीधी है -1 हो जाती है, ठीक है ना आपके पास में। तो उसमें 3 केस बने, एक तो ये वाला केस बना कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, एक तो ये वाला केस बन जाएगा, है ना आपके पास में, इधर की तरफ जा रहे हैं। एक ये केस बन जाएगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इधर की तरफ जा करके, और एक x इज इक्वल टू 0 वाला केस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 1 कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, x अपॉन मोड ऑफ एक्स है, x अपॉन मोड ऑफ एक्स है। अब मेरी भाई बात सुनो, एफ एक्स जो है वो फंक्शन है x अपॉन मोड ऑफ एक्स। इसको ध्यान से देखो, हमारे पास में ये भी एक बहुपदीय फलन कह लो, तत्समक फलन कह लो, ऊपर वाले, केवल ऊपर वाले को, है ना। इसको चाहो तो और अच्छे से लिखना चाह सकते हो आप, ऐसे लिख लो कि यदि हम ऐसे कर लो, माना कर लो, ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा और अच्छे से, इसको लिख लो एच एक्स अपॉन जी एक्स, एच एक्स अपॉन जी एक्स। ये क्या हो गया सर, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा हूं। जहां जो एच एक्स है वो तो x है और जी एक्स जो है वो मोड ऑफ x है। अब देखो एच एक्स भी एक फंक्शन है जो कि x के बराबर है, जो कि अभी हमने कहा है ये सतत है, ये क्या है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे एच एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको क्या कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं, बहुपदीय फलन, रैखिक फलन, कुछ ही कह लो। तो मैंने कहा कि एक तत्समक या फिर आइडेंटिटी फलन है, आइडेंटिटी है ना, फलन है। अतः x के सभी मानों के लिए एच एक्स संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दो, अब जो जी एक्स हमने मान के चले हैं, जी एक्स इज वॉट, जी एक्स हमारे पास मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स। ये कैसा है, ये मापांक फलन है, ठीक है ना, मापांक फलन। तो यहाँ लिख देंगे मापांक, मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, मापांक फलन x के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अतः gx एक संतत फलन है। बिल्कुल ठीक बात है। अब सुनो, अब ध्यान से देखो,
एफ एक्स जो है वो एच एक्स अपॉन जी एक्स है। तो सतत फलनों के बीजगणित से एफ एक्स, भाई एफ एक्स का मतलब ये भी सतत है, ये भी सतत है। दो फलन अगर सतत हो जाते हैं तो उनका भागफल भी सतत होता है। तो एफ एक्स एक क्या हो जाएगा, है ना, एफ एक्स एक सतत फलन यानी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो केस 1 में हमने इतनी बकवास लिखी सिर्फ ये बताने के लिए कि ये कॉन्टिन्यूअस है। इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने थोड़ा सा इस बार अलग तरीके से लिखने की कोशिश करी है ना, और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने अलग तरीके से लिखा है, लेकिन तरीके आपको सारे आने चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐसे करा। कोई अलग बात नहीं करी है। वहाँ पर हम एच एक्स और जी एक्स को डिफाइन नहीं करते थे। वहाँ पे मैं सीधा क्या कर रहा था, इससे पहले मैं ये कर रहा था कि ये ना कह रहा था, मैं सीधा कह रहा था कि इसे मैं सीधा कह रहा था, इसको छुपा रहा था मैं, मतलब आपके पास में मैं इसको छुपा रहा था। मैं इसमें x को सीधा तत्समक फलन कह रहा था कि ये x के सभी मानों के लिए सतत है। मोड ऑफ x को सीधा मापांक फलन कह रहा था और कह रहा था कि x के सभी मानों के लिए सतत है। वहां पर एच एक्स जी एक्स नहीं है। फिर मैंने कहा था कि बीजगणित से अगर भाग कर दें, मतलब सतत फलनों के बीजगणित की अगर कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर लें तो बेटा सीधी सीधी बात है कि वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें पिछले वाले क्वेश्चन को भी 8 को भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है ताकि और अच्छा लगेगा। अब एक केस बचा है हमारे पास में, नहीं 2 केस बचे हैं अभी। केस नंबर 1 हो गया, केस सेकंड ही हो जाएगा x, जब x की वैल्यू देखो, जब केस सेकंड कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब आप देख पा रहे हैं एफ एक्स जो है वो क्या है, वो बराबर किसके है, देखो आप -1 के बराबर है। अब मेरी बात सुनो, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, आप इसको देखो ये कैसा फंक्शन है, ये एक अचर फलन है। कैसा फलन है, अचर। हमने पढ़ाया था बेटे इंट्रोडक्शन के अंदर अचर फलन कौन सा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू के कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे -1 हो गया। और अचर फलन जो होते हैं कांस्टेंट फंक्शन अंग्रेजी में इनको कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन एक्स के सभी वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो कहते हैं अचर फलन एक्स के, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एक्स के सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अतः हम ये कह सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब एफ एक्स सतत है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस 0 से इधर भी फलन कॉन्टिन्यूअस है, इधर भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा जहां डिसकंटिन्यूटी मिल जाए, और ना इस तरफ कोई पॉइंट मिल रहा। तो एक केस बचा है x इज इक्वल टू 3 पर। जरा फटाफट इसको नोट करो, मैं x इज इक्वल टू 3 वाला थर्ड केस आपके सामने डिस्कस करके दिखाता हूं। ठीक है ना, कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान से, देखो केस थर्ड अगर हम देखें, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है ना, तो इस केस में के लिए लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को कंसीडर करेंगे, क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो हो जाएगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा। इसको देखो 0 माइनस h मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब फंक्शन ये वाला काम में आ जाएगा। तो हम लिख देंगे लिमिट, सेम क्वेश्चन जैसा भी हमने किया वही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर, कि 0 माइनस h बटे 0 माइनस h का मोड। ठीक है, इसको जब मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 सॉल्व करूंगा तो माइनस h बटे आ जाएगा h, क्योंकि ये वाला माइनस तो खा जाएगा ये मोड, तो एस कटेगा तो वैल्यू -1 आ जाएगी, वैल्यू -1 आ जाएगी। ऐसा मत करना आपको कि s टेंडिंग टू 0 और माइनस h अपॉन h है, पूरी जी लिमिट भर दो 0 बटे 0, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं करना है, सॉल्व करना है, पहले मैक्सिमम सॉल्व करना जितना सॉल्व हो सकता हो। अब बात करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट की, और राइट हैंड लिमिट आ जाएगा x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एंड एफ एक्स, और आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड f ऑफ 0 प्लस h। और अगर आप 0 प्लस h की बात करोगे, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू हम बात कर रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसका तो कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है भाई, इसका मतलब
है ना, कौन सा है 5.1 है ना, ये तो इक्वल आ रहा है मेरे हिसाब से, तो ये सतत आ रहा हर एक पॉइंट पे भाई। दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो x इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू, ठीक हूँ मैं भाई, ठीक हूँ मैं भाई, मैं ठीक हूँ। 0 प्लस एच का मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो फिर आएगी माइनस का 1, डायरेक्टली 2 माइनस 1, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस का 1 है, तो माइनस 1। ऐसे ही हम लोग देखो, अब दोनों लिमिट्स इक्वल आ गई है ना, ये भी -1 ये भी -1, तो फंक्शन की वैल्यू चेक करो जब x की वैल्यू -1 होती है। सीधी बात है, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर वाला पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे बराबर है, तो -1 ही होगी, है ना। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पर सेम आ रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर भी फलन सतत है, फलन सतत है। तो मेरे भाई आपने सारे केस तो देख लिए, इधर देख लिया, दाएं देख लिया, बाएं देख लिया, अरे नहीं बाएं, हाँ बाएं देख लिया, दाएं देख लिया, और यहाँ पे भी देख लिया, कोई पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो ले देंगे देयर इज नो एनी पॉइंट, है ना। कोई असांतत्य अरे कैसे लिखा, डिसकंटिन्यूअस लिख रहा हूं मैं, कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जहां ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। चलिए जी, ओके, मुझे लगता है 3 क्वेश्चन में ही आज बहुत लंबा कम समय हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ऐसे तो 4 महीने लगेंगे सक्सेस को खत्म करने में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात। किसकी बात करते हैं, 10, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को रोक तो लिया कर, लेंथ बढ़ाता जा रहा है ऐसे यार, ओ भाई। चलिए बेटा, अब ध्यान से सुनो, सेम क्वेश्चन है ये भी, बस लिखने की कला आपको आनी चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हम लोगों को इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना कि कहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हमें एक पे रेफरेंस देखना पड़ेगा, एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे देख लेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 से छोटी बात हो रही है तो fx की वैल्यू जो है वो कितनी है, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इस वाले केस में फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, ठीक है ना, x प्लस 1। तो इधर की तरफ आप ठीक है ना, तो 3 केस बनेंगे, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, एक x इक्वल टू 1 वाला केस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 कि ये जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, इस केस में, तब हम देख पा रहे हैं fx इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। और आप इसको ध्यान से देखो, ये तो बहुपदीय फलन है ना, ये क्या है, बहुपदीय फलन है। लिख देंगे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x के सभी मानों के लिए, है ना, सभी मानों के लिए कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। नहीं, कारण भी बताओ क्यों, कारण बता दो, यहाँ कारण लिख दो, कारण fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ऐसा हुआ। तो केस फर्स्ट हो गया जी, बस इतना लिखना था, यानी कि इधर की तरफ हर एक पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि x लेस देन 1, है ना, x लेस देन 1 के लिए fx जो है हमारा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 सतत है, ये हमने लिख दिया। द केस सेकंड इज व्हाट, केस सेकंड हमारा बनेगा, ठीक है ना, केस सेकंड हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है। ये वाला तो केस फर्स्ट था ना, इधर की तरफ, यानी कि x की वैल्यू जो 1 से छोटी थी, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है। तो x की वैल्यू जो 1 से बड़ी हो, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तब जो fx है, ठीक है ना, fx हमारा वो आ जाएगा x प्लस 1।
अब ये कैसा फंक्शन है, देखो ध्यान से, रैखिक फलन है। कैसा है? रैखिक फलन है। चेक कर लो, रैखिक फलन कह लो या बहुपदीय फलन ही कह लो, पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन। रैखिक फलनों को बहुपदीय फलन कह सकते हैं। मैंने पहले ही क्वेश्चन में 6 नंबर वाले क्वेश्चन में पूरी डिटेल बता दी थी आपको, बहुपदीय फलन है। और इसमें एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, x इज इक्वल टू सॉरी x ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) यानी कि x + 1 सतत है। क्यों है? क्योंकि ये बहुपदीय फलन है। लिख भी सकते हो क्योंकि ये बहुपदीय फलन है, लिख सकते हो लाइन बनाकर, क्योंकि बहुपदीय फलन x के सभी मानों के लिए सतत है, तो वो लाइन बना करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केस थर्ड पे आ जाओ सीधा। केस थर्ड क्या है? जब x इज इक्वल टू 0 नहीं, x इज इक्वल टू 1 पर हम जब बात करते हैं, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को कंसीडर करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x) एंड इज व्हाट लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, f ऑफ 1 माइनस h। 1 माइनस h का मतलब 1 से छोटी, 1 में से कुछ घट रहा है तो 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा मतलब फंक्शन काम में आ जाएगा ये वाला, इधर वाला। देखो 1 से छोटे में फंक्शन ये वाला काम में आ रहा, तो फंक्शन काम में आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 1 है तो लिखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x की जगह वैल्यू आ जाएगी जो f के पेट में है वो वाली वैल्यू। सीधा सीधा h का वैल्यू भरो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आ जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 2। अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है ना, 1 पॉजिटिव f(x), तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और f ऑफ 1 प्लस h। अब 1 प्लस h का मतलब क्या है कि एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन काम में आ रहा है ये, चाहे ऊपर से देख लो चाहे यहां से देख लो। इसका मतलब फंक्शन काम में आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h प्लस 1, है ना, 1 प्लस h प्लस 1। भाई x प्लस 1 है ना, फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 है ना, तो x की जगह क्या आएगा? पेट, जो पेट में है, तो h की वैल्यू भरो उसके अंदर, तो 0 भरेंगे तो आ जाएगा ये 2, ये भी हमारा 2 आ जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 2। अब हम क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू देखेंगे जब x इज इक्वल टू 1 है तब क्या है। फलन का मान जब x इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 1 बराबर का चिन्ह यहां लगाया तो फंक्शन ये है, यानी कि 1 प्लस 1, x की वैल्यू 1 भरेंगे ना, इसका मतलब ये भी 2। अरे यार ये भी हो गया। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर, तो इसका मतलब फंक्शन यहां भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, और लिख देंगे अतः कोई भी असांतत्य डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट नहीं मिलेगा। ये x की इस लाइन के ऊपर x की सभी वैल्यूज के लिए ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है मेरे भाई, ये होगा ही होगा। चलो अब देखो, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखते समय वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की बेटा। और कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, ऐसा ही है। तो केसेस देखने हैं कि क्या क्या बनेंगे। कहा कि डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट निकालो, तो कहाँ निकाला जाएंगे? देखो एक लाइन बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 से छोटी वैल्यूज के लिए, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन काम में आ जाएगा ये वाला, यानी कि f(x) की जो वैल्यू कंसीडर करी जाएगी x की घात 3 माइनस 3 ले लेंगे, और जब x की 2 से बड़ी है तो f(x) की वैल्यू आ जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 1। चौक ले लें भाई, ठीक है ना, ठीक आपके पास में। चलिए, तो एक केस बनेगा जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, ये वाला पहला केस बन जाएगा। एक केस बन जाएगा जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये दूसरा केस बन जाएगा। तीसरा केस बन जाएगा ये वाला बीच वाला। तो सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट केस, केस नंबर 1। जब x की वैल्यू 2 से छोटी है, आप देख लो कि तब जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू है x की घात 3 माइनस 3। और मेरे भाई ये बहुपदीय फलन है। ये कैसा फलन है? बहुपदीय। बहुपदीय फलन कैसा होता था? a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस a3
एक्स की घात 3 प्लस a4 एक्स की घात 4 एंड सो ऑन an एक्स की घात n, ठीक है ना। और जहां पर a1 ये जो चीजें हैं a0 a1 a2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स, दीज आर रियल नंबर्स। तो जब रियल नंबर्स हैं ये सारे के सारे, ये भी रियल नंबर, ये भी तो जीरो भी हो सकते हैं। अब मेरे भाई बात सुनो, मेरे भाई बात सुनो, एक्स की घात 3 वाला जो है ये वाला पोर्शन ये है, देखो इसके अंदर है ना, और केवल ये वाला है। इसने क्या करा होगा, इस बहुपदीय फलन को जब ये बनाया होगा, इसने कहा होगा कि a0 की वैल्यू तो ले लो -3 एंड a3 की वैल्यू जो है वो ले लो आप 1 और बाकी सबको 0 कह दो, a1 को भी, a2 को भी, a4 को भी, a5 को भी एंड सो ऑन an को भी, सबको 0 कह दो। जब ये वैल्यूज में भरूंगा तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दिस इज -3 प्लस ये 0 यहां पर लिख दो आप 1, तो यानी कि एक्स की घात 3, तो उसको सही कर लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की घात 3 -3, तो ये बहुपदीय फलन है ना, स्पेशल केस ऑफ, है ना, बहुपदीय फलन है तो लिख देंगे, ठीक है ना। ये कैसा है, बहुपदीय फलन है, एक्स के सभी मानों के लिए बहुपदीय फलन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इसको लिख दो, ये बहुपदीय फलन है, बाकी फालतू बात नहीं करनी है, ठीक है ना। आपके पास बस केस आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में क्या है कि जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब, है ना, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब fx की वैल्यू x² + 1 है, और ये भी क्या है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है ना, सब बहुपदीय फलन है, ठीक है ना। इसको अब तो मैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी बहुत डिटेल से बता चुका इसको मैं आपको, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है। तो फिर ये वाली लाइन कॉपी मारेंगे एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे। केस सेकंड क्लियर। चलो अब बात करते हैं केस थर्ड। एट थर्ड में x इज इक्वल टू 2 पर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर कर लेंगे, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू टू नेगेटिव fx एंड लिमिट h इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, h आ जाएगा f ऑफ 2 - h। 2 - h का मतलब क्या है, 2 - h 2 से कम, 2 से कम का मतलब लेफ्ट साइड में चले जाओ, ये वाला फंक्शन काम में आएगा। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 एंड 2 - h की घात 3, है ना, की घात 3 एंड फिर आपके पास में -3, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो h की 0, तो 2 की घात 3 का मतलब 8 - 3 कितने होते हैं, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। आप करिएगा राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट, तो दिस ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h, यानी कि लिमिट s टेंड, कौन सा 2 + h का मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू हो तो फंक्शन नहीं काम में आ जाएगा, इसका मतलब 2 + h का होल स्क्वायर एंड +1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, जब लिमिट भरोगे h की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, 2 की घात 2, 4 + 1 ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप निकालो फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब f5 निकालना है। f5 का मतलब जब फक्स, देखो, अरे नहीं यार मास्टर साहब क्या बात कर रहे हो, 2 पे करना, x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन काम में आएगा ये, यानी कि 2 की घात 3 -3, इसका मतलब 8 - ये भी 5 आ गया, मजा आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, चेक कर लो पीछे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, 11वें की बात कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पर कोई डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए। फटाफट जरा 12वें की बात कर लें, उसके बाद 13 की बात करेंगे। वैसे 12वां आप कर सकते हो बेटे, 12वें को मैं देखो यहीं कराता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करा दूँ थोड़े से इसमें। देखो 12वें में क्या है कि यहाँ x की घात 10 है, ठीक है ना, और -1 है, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जा रही केवल x²
यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर फंक्शन में आ जाएगा x की घात 10 माइनस 1, यहाँ फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो 1 की बात करेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो पहले केस में जब x की वैल्यू 1 से छोटी तो ये आ जाएगा x की घात 10 माइनस 1। ये बहुपदीय फलन है, सीधी बात, हो गया काम। फिर जब x की वैल्यू 1 से बड़ी तब फंक्शन काम में आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये भी बहुपदीय फलन है, तब भी ये सतत हो जाएगा। सेम लाइन चेप देंगे, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ चेंज हो जाएगा। जब x इक्वल टू 1 पर हम लोग बात करेंगे तो ये सीधा सीधा 1 नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस एच हो जाएगा। और 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन वो काम में आ जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस एच की घात 10 माइनस 1 है ना, तो यहाँ भरेंगे 0, तो 1 1 0 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे 1 पॉजिटिव, तो यहाँ जाएगा 1 पॉजिटिव। 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे भाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा केवल आ जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें जब 0 भरेंगे तो 1 आ जाएगा। देखो सीधी बात है, ये बात खत्म हो गई है पी कि x इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो बेटे 12 क्वेश्चन तक हमें डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करने थे। और मैं बताऊं, ये लंबे लंबे क्वेश्चन केवल 12 तक थे, आगे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से, टेंशन नहीं लेने का। तो हम लोग बाद में बात करेंगे, अब इतना रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में 13 से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कहाँ तक जाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।